अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में टूडेज़ डायलॉग बाय अज़र नाज़िर के एक और एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। अभी कुछ देर पहले जो है शायद जंग के जो जर्नलिस्ट हैं जियो ग्रुप के साफ़ी मज़हर अब्बास साहब की एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, जिसमें वो मेरी उस बात की, या अब तो सबको तकरीबन ये परसेप्शन पता है कि इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट का लॉन्च एक प्रोजेक्ट थे, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में प्रोजेक्ट कप्तान या प्रोजेक्ट इमरान खान कहा जा सकता है। और ये नवाज शरीफ के बाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के नर्सरी में लगे उगे हुए पौधों का एक तसलसल था। मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने ये बात की थी, तो ये मेरी उस बात को इंडोर्स करते हैं। अब तो सबको पता है कि 2018 के जो इंतखाबात थे उनको भी आरटीएस सिस्टम में जो भी सिलसिला हुआ और इमरान खान साहब को जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है हुकूमत दी गई, और फिर जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज का ये राह गिलाते रहे जब तक ये 3-4 साल हुकूमत में रहे। फिर तहरीक इंसाफ को मैं उस वक्त भी बरमला तहरीक अदम इंसाफ कहा करता था, अब भी कहता हूँ। तो बात यह है कि इनके दौर में जो इमरान खान साहब ने बड़े बड़े नारे मारे थे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त व तौक़ीर होगी, गोरे यहाँ जॉब्स के लिए आएंगे अपने वतन छोड़ के, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की ये तौक़ीर इन्होंने अपने दौरान टेन्योर में कराई कि अब हमारा पासपोर्ट शायद आखिरी नंबर में से जो है 4th लास्ट है, आई एम नॉट श्योर, आप इसको डबल चेक कर लीजिएगा। तो हमें अफसोस होता है आवाम ने इनकी बातों पे एतमाद किया, लेकिन इन्होंने आवाम के ट्रस्ट को वायलेट किया। ना सिर्फ आवाम के ट्रस्ट को वायलेट किया, बल्कि उन नौजवानों के जो है बदकिस्मती से ट्रस्ट को वायलेट किया, जो 2013-18 में पहली दफ़ा इमरान खान को एक ऑनेस्ट शख्स समझते हुए वोट देने के लिए निकले, और उनके जो है वहम गुमान में भी नहीं था तो इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट का ये एक प्रोजेक्ट का तसलसल है। और फिर जो अब जो पोजीशन है या उन पे जो इल्ज़ामात हैं या जो मुकदमात हैं वो आपके सामने हैं। फिर जब ये हुकूमत में थे तो इनका कोई मूड नज़र नहीं आता था कि आइंदा 10 साल भी हुकूमत छोड़ने का, लेकिन शायद वो एक कुदरत का एक निज़ाम है, मकफ़ात अमल का मेकनिज़म इंटैक्ट होता है कि वही कहते हैं कि मैन प्रोपोजिंग एंड गॉड डिस्पोजेज। तो खैर जो करनी होती है वो भरनी भी पड़ती है। तो खैर वो एक अलग मौजू है। अभी मैं वही मज़हर अब्बास साहब की जो है वो व्लॉग से जो है वो मैं थोड़ा सा वो मुझे हुआ कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो अभी नवाज शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट थे, और उसके बाद इमरान खान भी इसी सिलसिले का एक तसलसल थे। उससे पहले उन्होंने रेफ़र किया मिसाक जमहूरियत जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान हुई थी। तो ज़ाहिर है सियासी जमातें जो है पाकिस्तान में अपने हिसाब से एक ट्रैक उन्होंने अडॉप्ट किया था, ये किया हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने पत्ते खेलती है। तो ज़ाहिर है वो भी इस पावर गेम में जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सबको पता है। तो अब मौजूदा जो हुकूमत है काकड़ साहब की, ये भी शायद जब जाएगी तो पता चलेगा कि ये भी शायद इस्टेब्लिशमेंट के एक प्रोजेक्ट्स का तसलसल साबित हो सकती है, क्योंकि अभी तक के बयानात जो काकड़ साहब के या इनकी कैबिनेट या वज़ीरों के जो भी सामने आए, स्पेशली बिजली बिलों के एहतजाज जो कंट्री वाइड है उसके रिएक्शन के तौर पे, पहले तो इनके बिजली तवानाई के वज़ीर का ही पता नहीं चला कौन साहब है। कल किसी प्रोग्राम में शायद मैंने उनकी एक झलक देखी को कि मैं ये पीटीआई के दौर में 4 साल दिन रात ऐसा ताबड़तोड़ प्रोपेगेंडा किया तमाम चैनल्स से कि मैंने रेगुलर मीडिया देखना ही छोड़ दिया, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे ही कहीं नज़र पड़ जाती है किसी जियो के शायद किसी टॉक शो में वज़ीर बिजली तवानाई को शायद हामिद मीर साहब ने जो है लूप में लिया हुआ था। तो उन्होंने जो है बाकी शायद बात की, लेकिन उनके बयानात जितने नपे तुले और
जितने मोहतात इस सिलसिले में आते हैं उनसे लगता है कि इनके हाथ भी बंधे हुए हैं या उन्हें एक ख़ास रेडियस से बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। आईपीपीज़ के बारे में मैंने पिछला वीलॉग भी किया था और उसमें माशाल्लाह मियाँ साहब के दौर में 99 आईपीपीज़ के साथ जो है महंगी बिजली की डील हुई। और आईपीपीज़ जुल्म ये है कि ये नारवा शराइत डॉलर में पेमेंट और उसकी जितनी भी सब्सिडी है वो डॉलर फ्लक्चुएशन या फर्नेस ऑयल रेट्स फ्लक्चुएशन वो भी सारी आवाम की जेबों से निकल रही है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटीज़ हैं इन आईपीपीज़ के पास। और आईपीपीज़ जितने भी हैं वो बड़े ग्रुप ऑफ कंपनी सनतकार जो है बड़े ताजरों की हैं या जो सियासतदानों की है, और उनको जो है वो सबसे बड़ा जुल्म ये कि वो तवीलुल मुद्दती हैं और वो 30 से 40 साल तक, यानी मैंने कल जो वीलॉग जिस पोस्ट शेयर की थी और वीलॉग में उसको कोट किया था वो जंग और ट्रिब्यून के रेफरेंस से कोई उनकी जो है इंफॉर्मेशन थी कि कुल तादाद इन आईपीपीज़ की जो है 216 है, जिसमें मियाँ साहब के दौर में 99 आईपीपीज़ के साथ एग्रीमेंट किए गए महंगी बिजली ख़रीद के आवाम को देने के, और तवीलुल मुद्दती होने की वजह से 20-30 साल की कम से कम एग्रीमेंट्स हैं। और उसमें एक नारवा शर्त ये भी है कि अगर उससे जो उस दौरान अगर बिजली सिस्टम में उनकी इस्तेमाल नहीं होती तो फिर भी जितनी उनके पास अवेलेबल है, जितनी यूनिट्स उनके सिस्टम ने जनरेट की हैं, उसके पैसे भी वो डॉलर में हुकूमत से लेंगे। फिर सॉवरेन गारंटीज़ के पर्सपेक्टिव में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो लोग एंटाइटल्ड हैं कि अगर हुकूमत उस पर कोई ले दे करती है या उनके एग्रीमेंट्स को वायलेट किया जाता है तो वो शायद बैनुल अक़वामी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं। तो लेकिन बहरहाल मैंने कल के वीलॉग में भी गुजारिश की थी कि ये लोग मोस्टली पाकिस्तानीज़ हैं, तो इनको कन्विंस किया जाए कि आवाम की तकलीफ़ का एहसास करते हुए महंगी बिजली का सिलसिला जो है जिस हद तक कम हो सकता है उसको बेहतर किया जाए, या इनसे जो है डील्स हुई हैं जो नारवा शराइत हुई हैं, किसी भी हुकूमत को इख्तियार नहीं था कि वो पाकिस्तानियों को आइंदा आने वाले 30-40 साल तक इन लोगों के हाथों बुक करके चले जाएं। फिर दुनिया में सबसे महंगी तरीन बिजली अगर पाकिस्तान में बन रही है तो ये भी बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। इसको रेट पर यूनिट जो है नीचे आना चाहिए, स्लैब सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। लोगों का मुतालबा ये है कि इसमें से नारवा टैक्सेस ख़त्म करें, रेट पर यूनिट को भी नीचे लाएं ताकि लोग बिजली के मंथली बिल जो है अपनी बजट के मुताबिक जो है उसको ला सकें या दे पाएं। अब तो लोगों की सकत ख़त्म हो गई है, तो वो मैं फिर उसकी तरफ आता हूं कि कुल तादाद आईपीपीज़ की 216 है। 99 आईपीपीज़ जो है मियाँ साहब ने अपने दौर में महंगी बिजली के मुआहदे किए और जो कि उनकी शराइत के मुताबिक जो है वो अवाम दुश्मनी समझ आती है, और ये सब जो है पाकिस्तान के से जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म करने के हवाले से की गई। फिर उसमें जो है पीपी दौर के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके भी चंद एक उनके भी आईपीपीज़ के एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर कुछ शहबाज शरीफ साहब ने की है, और हैरान कुन बात यह है कि कप्तान साहब जो ये राग गिलाते रहे कि अपने 4 साल दौर में कि ये पिछली हुकूमतें ये नारवा आईपीपीज़ के एग्रीमेंट्स करके चली गई हैं, हम मजबूर हैं और इनको रिविज़िट करना चाहिए या किया जाएगा, और बजाय इसके रिविज़िट करते वो ख़ुद 29 आईपीपीज़ के एग्रीमेंट्स करके जो है निकल लिए। और ये जो है वो जंग और ट्रिब्यून की जो है ख़बर को मैं कोट कर रहा हूँ, आप इसको डबल चेक कर लीजिएगा। और ये बदकिस्मती है कि जिन नौजवानों ने कप्तान या एक बंदे पे ट्रस्ट किया और उसको सादिक और अमीन का अदलिया ने खिताब दिया, उसने भी जो है वो आप कह सकते हैं कि इस बहती गंगा में हाथ धोने से गुरेज नहीं किया। तो हमारे इंसाफियत दोस्त शायद इससे एग्री ना करें या उनके ब्रेन वॉश्ड हैं वो सारे कामों बेश, या वो बदतमीज़ी पे उतर आते हैं सोशल मीडिया पे आप बात करें। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो मैं आपसे
दस्तबस्ता माजरत करूंगा और अपने ये वीलॉग रिमूव कर दूंगा या पोस्टों पे अपॉलोजी कर लूँगा सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है तो दोबारा अगर आपके पार्टी लीडर्स आपसे वोट लेने आते हैं तो उनसे एक दफ़ा पूछिएगा ज़रूर, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ एज वेल, कि अब भाई साहब आप ये बताएं कि महंगी बिजली का जो अजाब आपने हमारे साथ मुसल्लत किया, और वो भी कोई 2, 4, 5 साल के लिए नहीं, 10, 20, 30 सालों के लिए, 40 सालों के लिए, तो ये इख्तियार आपको किसने दिया था? या IPPs की डील्स में ये नारवा शराइत क्यों हैं? इसका यकीनन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये सब मिला मिलू के जो है जितने 216 जो है वो IPPs के ये एग्रीमेंट्स बनते हैं, जो सीधा सीधा जो है अवाम की जो है वो जेबों पे किस्म का डाका आप कह लें कि अवाम की सकत ही नहीं है वो इतने महंगे बिजली के बिल दे सकें। फिर बात वहाँ उस तनाजुर में हो रही थी कि जियो पे कल एक जो है वजीर तवानाई बिजली को मैंने उनकी स्लाइड्स देखी वो हामिद मीर साहब के किसी शो में, तो वो IPPs के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमने IPPs के माहिदों को जो है रिविजिट या इनके खिलाफ एक्शन लेने की कोई तजवीज़ नहीं दी, यानी कि वो ऐसा कोई मूड नहीं है उनका। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जी IPPs को हम ना अच्छा समझते हैं ना बुरा समझते हैं, यानी न्यूट्रल सी बात की कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने ये कहा कि बिजली के बिलों की में कमी या तखफीफ का जहाँ तक मुतालबा है, तो जब तक डॉलर का रेट कम नहीं होता उसमें कमी नहीं हो सकती। तो बात यह है मेरे भाई, 76 सालों में हमने तो जो है पाकिस्तान में एक दफ़ा बढ़ी हुई चीज़ों का रेट वापस जाते नहीं देखा। तो मैं नहीं समझता कि 300 से ऊपर गया हुआ डॉलर दोबारा जो है वो 100-150 पे आ जाएगा। मैं खुद एक साहब का बैंकर रहा हूँ और इंटरनेशनल बैंकिंग के हवाले से भी मेरा एक्सपोजर है। तो बात यह है कि सबसे पहले उनको वो जो है पूछना चाहिए, वो लोग अकाउंटेबल हैं जिन्होंने डॉलर को खुली छूट दी मार्केट कैप्स के नाम पे, या ओपन मार्केट्स, या IMF का नाम लेके, या जिस तरह भी। स्टेट बैंक का एक सिस्टम था, करेंसी बास्केट है, स्टेटमेंट को रोज़ के हिसाब से रेट्स डिटरमिन करता है। बहुत से मुल्कों में ऐसा सिस्टम राइज है जहां डॉलर को एक ख़ास रेंज से आगे नहीं जाने दिया जाता, और जब मार्केट में जो है वो को फ्लक्चुएशन होती है उस सूरत हाल में डॉलर्स को वो पंप कर देते हैं, और जब वाइस वर्सा कोई सिचुएशन हो तो वो डॉलर मार्केट से उठा लेते हैं। इस तरह रेट एक ख़ास जो है स्लैब में रहता है। तो डॉलर का रेट डिटरमिन करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी स्वाबदीद है या स्टेट बैंक की अपनी स्वाबदीद है, और जो ओपन मार्केट का रेट होता है वो बैंक रेट से तकरीबन जो है वो ज़्यादा 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये के फ़र्क से हो सकता है। स्पॉट बाइंग सेलिंग का जो मैकेनिज़्म होता है, इससे ज़्यादा वो इसको वायलेट नहीं कर सकते। स्टेट बैंक उनको वॉच करता है। तो जिन लोगों ने डॉलर के मामले पे सट्टेबाजी की या डॉलर्स को स्मगल किया या डॉलर्स पे स्पेकुलेट किया या अभी भी कर रहे हैं, तो ये इदारों का काम है कि उनको देखें, रेलिवेंट इदारे, या उनको चेक करें। लेकिन असल तो अकाउंटेबल वो लोग हैं जिन्होंने डॉलर को खुली छूट दी। और फिर मेरा इंसाफियत से उस वक्त जब इनकी गवर्नमेंट थी तब भी मैं ये बात करता था कि ये गलत कर रही हैं, तो वो उस वक्त बदतमीज़ी की हद तक वो ये बात करते थे कि जी तुर्की ने में डॉलर करेंसी पता नहीं इतने 100 गुना डिग्री वो उसको डीवैल्यू किया गया, और उसके बाद जो है वो तुर्की की इकानमी इतनी स्टेबल हो गई कि उसने IMF के मुंह पे मारे सारे पैसे, और उसने कहा कि तुम्हें मज़ीद कर्जा चाहिए तो हमसे ले लो। मैं उस वक्त भी कहता था कि तुर्की का जो है वो मिसालें हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ से नहीं मिलती, और उनकी मिसालें जो है यहाँ पाकिस्तान के मारूज़ी ज़मीनी हालात के पेश नज़र एप्लीकेबल नहीं ली जा सकती। आज वो तुर्की वाले सारे जितने लॉजिक देते थे वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। मिसाल देनी है मेरे भाई, आप इंडिया की दें, ख़ित्ते में दूसरे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी दें, बांग्लादेश की दें, किसी और मुल्क की, अफ़गानिस्तान की दे दें। तो आज तो मैंने ये भी देखा कि कहीं कोई साहब जो है फाक फारूकी साहब हैं, हमारे दोस्त अमेरिकन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी, तो उन्होंने लिखा कि इवन अफ़गानीज़ भी सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तानी करेंसी का मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं।
इसकी जो है डीवैल्यूएशन के तनाजुर में, तो ये हमारे लिए बड़ी एम्बेरसिंग सी बात है। अल्लाह करे सिचुएशन बेहतर हो, सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन बात यह है कि वो मैं उस तरफ फिर आता हूँ कि प्रोजेक्ट इमरान खान जो था वो इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट था। फिर मज़हर अब्बास साहब ने एक बात की, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि 2013-18 में इमरान खान नौजवानों की उमंग था, उम्मीद थी। अगर ये उस वक्त 2018 में अपोजिशन जो है वो में बैठ जाते तो शायद इस वक्त मुल्क की सियासी बसात पे पोजीशन डिफरेंट होती और मुल्क की जो यूथ है वो इनसे डिसअपॉइंट ना होती। गो शदीद किस्म के प्रोपेगेंडे के ज़ेर असर जो लोग हैं इंसाफियन, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनका तो जहन ये तस्लीम ही नहीं करता, जो अपने लीडर को एक महात्मा बना बैठे हैं कि उनका लीडर को इंसानी या बशरी गलती कर सकता है। वो तो समझते हैं कि ये हर किस्म की गलतियों से मुबर्रा है और उसका गलत भी सही है और सही से भी एक कदम आगे है। और अगर आप उनसे किसी मसले में लॉजिक पे भी इवन बात करें तो वो आपसे जो है ख़ास जो है वो डायलॉग्स के बाद बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो जो ब्रेन वाश जितने भी लोग हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मंतक और लॉजिक की बात को समझते हैं या उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान के दौर में क्या होता रहा, पंजाब में जो है क्या हुआ, बाकी मुल्क में क्या होता रहा, और उन पर जितने भी इल्ज़ामात हैं वो उस दौर में वो भी बड़े सीरियस हैं करप्शन के। खैर मैं उसे कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं उस पर कोई वर्डिक्ट दूँ। ये अदालतों या जो दूसरे इदारे हैं उनका काम है उसको प्रूव करना, और हो रहे हैं, उन पर केसेस चल रहे हैं। फिर एक खबर ये भी है कि इमरान खान साहब को जो है वो अब इन्हीं के साफियंस के सोशल मीडिया ने ये बात उड़ाई है कि भाई इमरान खान साहब अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाई जब मुज़ाकरात का वक्त था या असम्बली में वो थे हुकूमत में, उस वक्त तो वो असम्बली के इजलासों तक में आना पसंद नहीं करते थे और बरमला जो है वो सुल्तान राई टाइप डायलॉग कहा करते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी से नहीं बैठूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, इन चोरों से ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बात ये है कि आपने अगर चोर जो है वो करके शोर मचाते हुए खुद भी वही काम कमोबेश किया तो फिर ये बड़ी एम्बेरसिंग है। मैं समझता हूँ हम तो चलें, फिर भी कुछ जो है वो सेंसिबल लोग हैं, जो मुल्क की यूथ है जिनकी जो है वो तवक्कुआत सारी क्लैप्स कर दी जो है इमरान खान ने, जिसको एक वो करिज्मेटिक लीडर समझते थे और वो समझते थे कि ही मीन्स बिजनेस। लेकिन वो जितने यू टर्न उन्होंने लिए अपनी दौरे हुकूमत में और अभी तक वो ले रहे हैं, उससे भी ये लोग जो है नहीं समझते कि ये इस बंदे के कौल फेल में तजाद है या इसका असल कुछ है और इसकी नकल कुछ है, या सामने दिखाई कुछ दे रहा है अंदर से कुछ है, तो इसको आप मुनाफकत कहेंगे। मैं मतलब मैं कोई नून लीग का भी सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई जाला हूँ। मैं पहले भी अपने जो है व्लॉग्स में ये बात कर चुका हूँ कि हमारी पार्टी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा हम उसके साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री हो और जो है हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल यहाँ महफूज हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट को वाकई इज़्ज़त मिले। चलें गोरे जॉब के लिए ना आए, ये तो बहुत लंबी इन्होंने छोड़ दी थी इमरान खान साहब ने। गोरे कम से कम टूरिज्म के लिए तो आ सकते हैं, गोरे छोड़े दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग आ सकते हैं। आप इतना चार्मिंग पाकिस्तान को और इतना सिक्योर बना दें कि यहाँ बहुत फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, जो है इंटरनेशनल टूरिज्म एक पूरी इंडस्ट्री है इस वक्त। तो लेकिन यहाँ तो हर कोई जो भी आ रहा है वो अपना जो है वो उल्लू सीधा करके निकल जाता है और जो अवाम है उनके हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन है। पेट्रोल की कीमत 300 से ऊपर चली गई, डॉलर 300 से ऊपर क्रॉस कर गया। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये अनसर्टेनिटी कहाँ तक रहेगी, इसका अभी कोई जवाब नहीं है। बिजली के बिलों के क्राइसिस से फौरी कोई रिलीफ भी सामने नज़र नहीं आ रहा, ना ही वो इस रिलीफ देने के मूड में है, ना ही उनकी शायद कोई बसात है या उनके पास कोई स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो इसको जो है वो रिड्यूस करें। लेकिन ये मसला आगे जाके बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाएगा अगर इसको संजीदगी से ना लिया गया। बिजली के बिलों को एक पर्टिकुलर स्लैब में लाने की ज़रूरत है, एक रीज़नेबल स्लैब में लाने की ज़रूरत है। मैं फिर अपनी पुरानी बात दोहराऊंगा
कि आज जो लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग इतने हाई रेट के बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो भी 6-8 माह बाद जो है वो भी नहीं दे पाएंगे। तो बहुत से तो लोग जो है वो आज भी नहीं दे पा रहे, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल वो कर्जे लेके 1-2 महीने ही बिल दे पाएंगे, उसके बाद वो बिल देंगे या कर्जा वापस करेंगे उस बंदे का जहाँ से लिए थे। तो फिर मैं वही मिसाल देता हूँ कि जो जिसकी तनख्वाह 60,000 है उसका 35,000 महीने का बिजली का बिल आ जाता है, वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो मैं समझता हूँ इसका वाहिद हल वही है कि IPPs को, कि जिनके लोग हैं जिनके साथ महंगे मुआहदे हुए बिजली के और नारवा शराइत पे, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है और वो 30-40 साल तक शायद भुगतना पड़ेगा, उनको क्रॉस दी टेबल बिठाया जाए और उनको कहें कि भाई आप पब्लिक इंटरेस्ट में पाकिस्तान की खातिर अपने एग्रीमेंट्स को रिविजिट करें, ठीक है आप अपना नुकसान नहीं करें, लेकिन इसकी शराइत को तो रीजनेबल कर लें। म्यूचुअल कॉन्सेंट से कोई भी एग्रीमेंट है दुनिया का, वो बोथ पार्टीज के साथ उसको रिविजिट किसी वक्त भी किया जा सकता है अगर दोनों फरीकैन उस बात पर आमादा हों। तो बाकी आगे इलेक्शन टाइम पर होंगे नहीं होंगे, या इस वक्त जो रिटायरमेंट जो चीफ जस्टिस की है, या भी कुछ दिन बाद 2-3 रोज शायद रह गए होंगे, आरिफ अलवी साहब एज ए प्रेसिडेंट भी रिप्लेस हो जाएंगे, या उनकी रिटायरमेंट या मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो रही है। आगे जो फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस का ऑफिस रिज्यूम करेंगे, फिर आगे मुल्क की सूरत हाल क्या होगी, ये अब साथ साथ आप भी देखते हैं, हम भी मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग डिबेट है। तो बहरहाल मेरी आपसे फिर गुजारिश है, मैं इस दुआ के साथ ये आज का जो है वीलॉग ख़त्म करता हूँ कि हमारी दुआ है जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और स्टेक होल्डर्स की जहाँ बात होती है, और आइंदा अगर कोई पेज बनाए तो बराए करम सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो आवाम होते हैं, उनको ज़रूर बीच में रखें। PTI के जो पेज जिसका बड़ा डंडोरा पीटा गया एक पेज में, उसमें आवाम कहीं भी दिखाई नहीं देते थे, जिसकी वजह से उस पेज ने एक ना एक दिन फटना ही था। तो उस बहरहाल मेरी दुआ है कि आइंदा कोई ऐसा पेज बन जाए जिस पे पहला नंबर आवाम का हो, क्योंकि इस मुल्क के सबसे या किसी भी मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर वहाँ के अवाम होते हैं, उसके बाद वहाँ के इदारे हैं या हुकूमतें या जो भी होता है सिलसिला। तो हम जो है वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी अक़वाम आलम में उतनी इज़्ज़त हासिल हो जितनी हमारे साथ बराबर के आज़ाद हुए ममालिक को हासिल हो गई, या उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है, या उनकी फूड कमोडिटीज़ की बेसिक कमोडिटीज़ की प्राइस हमसे बेहतर है, या उनके पास जो है वो करेंसी रेट से उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा स्टेबल है, या उनके पासपोर्ट की रैंकिंग हमसे बेहतर है। तो पाकिस्तान में भी इस तमाम आशारियाँ इम्प्रूव होने चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीलॉग के साथ। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।